निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे ਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? फैमिली ਵਧੀਆ एकदम? चलो बहुत ਵਧੀਆ ही होना चाहिए जी। तो आज मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करने जा रहा हूँ, अपना वादा निभाने जा रहा हूँ कि मैंने आप सबसे एक वादा किया था कि जो हमने डिटेल में अमेंडमेंट की है 9-10 घंटे में, उसको मैं कोशिश करूंगा 1-1.5 घंटे में सारी अमेंडमेंट आपको बता दूं। मैं पहले ये क्लियर कर दूं, मैं अमेंडमेंट समझाऊंगा नहीं, अमेंडमेंट बताऊंगा। अब ये मत सोच के बैठना कि हम 1.5 घंटे में वो चीज लेके चले जाएंगे जो हमने 10 घंटे में नहीं ली। तो जिन जिन बच्चों ने डिटेल में अमेंडमेंट नहीं देखी, आपसे हाथ जोड़ के आपके चरणों को स्पर्श करके आपसे निवेदन है कि पहले प्लीज वो डिटेल वाली अमेंडमेंट क्लास देख लेना। उसकी प्लेलिस्ट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। आई थिंक 5 अमेंडमेंट क्लास जीएसटी की हैं, 5 आपकी इनकम टैक्स की हैं, और बाकी सबने वो देखनी है। प्लेलिस्ट आपके पास नीचे पड़ी हुई है। और ये जो मैं फटाफट से सुपर फास्ट, इसको मैं बोलूंगा क्रक्स ऑफ अमेंडमेंट। इसका नाम क्या है? क्रक्स ऑफ अमेंडमेंट जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सब देख सकते हैं, चाहे वो मेरी सीएस की फैमिली के बच्चे हों, चाहे वो सीए वाले बच्चे हों, चाहे वो सीएमए वाले बच्चे हों, सबके लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। जिनके भी एग्जाम मई या जून में है या नवंबर दिसंबर 23 में है, सबको अमेंडमेंट देखनी है। अब बार बार ना ये मत डालना कि हमें देखने नहीं, जहां जहां इनकम टैक्स है, जहां जहां जीएसटी है, और जिनके एग्जाम अभी इस साल में होंगे, सबको अमेंडमेंट ये देखनी है। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो स्टार्ट करें फिर। तैयार हो? सुपर फास्ट तरीके से होंगी, और मैं दोबारा बोल रहा हूं वो आपको तभी समझ में आएंगे अगर एक बार पहले आपने डिटेल में देखी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में फटाफट से खत्म कर दें, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से। नोट्स मैंने आपके टेलीग्राम पे डाल दिए हैं जी। नोट्स मैं आपके टेलीग्राम पे डाल चुका हूं। नोट्स आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जी। और सबसे ऊपर मैंने डिस्क्लेमर लिखा हुआ है ऐसे करके, वो डांगर का निशान बना हुआ है। डांगर मतलब डेंजर। इसका मतलब है कि पहले वो अमेंडमेंट क्लास देख ली हो आपने जो यूट्यूब पे हैं, और पहले अमेंडमेंट नोट्स डिटेल वाले आपने देख लिए हो, तब इस नोट्स में से पढ़ना, तब इस अमेंडमेंट क्लास को देखना, तभी पल्ले पड़ेगी। नहीं तो मेरे को गाली निकाल के मत भाग जाना। और अगर अच्छी लगे, आपको लगे 1 घंटे में हमने कमाल करके दिखा दिया, तो लाइक का बटन तोड़ के जाना, कमेंट करके जाना, और दोस्तों को बोल देना सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है जी। चलो और फटाफट से अमेंडमेंट अपनी स्टार्ट करते हैं जी। हेडिंग मैंने डाली है सुपर फास्ट अमेंडमेंट रिवीजन नोट्स, मतलब सुपर फास्ट तरीके से हमारी अमेंडमेंट चलेंगी। हाँ, इतनी कंफर्म बात है कि आपको समझ में जरूर आएंगे अगर आपने पहले अमेंडमेंट देखी हुई है। इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहले जो मैं अमेंडमेंट स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जी, वो अमेंडमेंट हमारी जीएसटी की हैं। एक बार फटाफट से उसको गो थ्रू करते हैं कि जो हमने जीएसटी में 5 लेक्चर में अमेंडमेंट की थी, उसमें हमने क्या क्या किया था जी। एक बार चेक करो अमेंडमेंट नंबर 1 जो हमारी निकल के आ रही है। जो अमेंडमेंट नंबर 1 हमारे चैप्टर नंबर 1 इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस चैप्टर में कौन कौन सी अमेंडमेंट हमने डिस्कस की थी याद करो। अमेंडमेंट नंबर 1 आपको मैंने बताई थी। अमेंडमेंट नंबर 1 हमारे थी जो सेक्शन नंबर 16 है आईटीसी के चैप्टर में, जहां पर आपकी पहले 5 कंडीशन होती थी, अब वहां पे एक नई कंडीशन और जुड़ चुकी है। अब पहले कौन सी कंडीशन आपने पढ़ी हुई थी? पहले आपने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर मेरे को आईटीसी लेना है तो मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड कर दिया हो, जीएसटी पे कर दिया हो, और रिटर्न फाइल कर दी हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो मैं अपनी बुक्स में आईटीसी ले पाऊंगा, नहीं तो मैं आईटीसी नहीं ले पाऊंगा। फिर अभी मैंने कहा कि अभी जो अमेंडमेंट आई उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अगर रिसीवर आईटीसी लेना चाहता है तो एक बार वो ये देख ले कि जो उसका जीएसटीआर 2B है कहीं आईटीसी उसके रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में तो नहीं है, क्योंकि अगर वो रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में है तो रिसीवर अब उसका आईटीसी नहीं ले सकता। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में नहीं है तो रिसीवर उसका आईटीसी ले सकता है। अब वो रिस्ट्रिक्टेड में क्यों जाएगा? क्योंकि मे बी सप्लायर की गलती होगी। आपको मैंने पहले भी कहा था आईटीसी में अगर सप्लायर के कर्म बुरे होंगे तो रिसीवर को फल भुगतना पड़ेगा। इट मींस अगर सप्लायर डिफॉल्टर लग रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है सप्लायर सही नहीं है, उस केस में रिसीवर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड में डाल देगी और रिसीवर उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। ये कंडीशन अब यहां पे नहीं जुड़ चुकी है। ये अमेंडमेंट नंबर 1 है, ठीक है जी। उसके बाद फिर अमेंडमेंट नंबर 2 जो हमारी निकल के आ रही है, अब जो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट थी आपको मैंने कहा था वो अब चेंज हो चुकी है।
अब आपने पहले टाइम लिमिट क्या पढ़ी थी? पहले टाइम लिमिट आपने पढ़ी थी कि अगले साल की 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। अब मैंने कहा वो डेट चेंज हो चुकी है। अब नई टाइम लिमिट क्या निकल के आ रही है? अब गवर्नमेंट कह रही है कि जिस साल का वो इनवॉइस होगा उससे अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट जो होगी इनमें से जो अर्लियर होगा वहां तक आईटीसी क्लेम कर पाओगे, उसके बाद आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। मतलब मैक्सिमम अगले साल की 30 नवंबर तक तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, उसके बाद आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान दो। फिर मैंने कहा था कि डेबिट नोट वाले केस में एक बात ध्यान देना। अब सोच के बोलो, इनवॉइस वाले केस में टाइम लिमिट काउंट करेंगे इनवॉइस से और डेबिट नोट वाले केस में टाइम लिमिट काउंट करेंगे डेबिट नोट से। अब डेबिट नोट का मतलब क्या कि जिस भी साल में डेबिट नोट इशू किया होगा, अगर उसका आपको आईटीसी क्लेम करना है तो जिस भी साल में वो डेबिट नोट इशू किया उसे अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट जो होगी विच एवर इज अर्लियर, वहां तक आईटीसी क्लेम कर पाओगे। सेम पॉइंट यहां पर भी है कि डेबिट नोट वाले केस में जिस साल का वो डेबिट नोट होगा उसे अगले साल की 30 नवंबर तक मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं जी। ये अमेंडमेंट हमने आईटीसी के चैप्टर में की थी। फिर अगली अमेंडमेंट जो हमने आईटीसी के चैप्टर में की थी वो ये था, याद करो सेक्शन नंबर 17(5) में एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था अमेंडमेंट क्लास में कि लीजिंग, अगर लीजिंग होगी मोटर व्हीकल की, वेसल की, एयरक्राफ्ट की तो आईटीसी आपका ब्लॉक है। अगर लीजिंग इसको छोड़ के किसी और आइटम की होगी तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। चेक करो 17(5) में लीजिंग वाले केस में आईटीसी ब्लॉक था, तो मैंने कहा था कंफ्यूजन ही आ रही थी कि लीजिंग किसकी, तो गवर्नमेंट ने कहा लीजिंग सिर्फ मोटर व्हीकल की, वेसल की, एयरक्राफ्ट की अगर होगी तो आईटीसी ब्लॉक होगा। इसको छोड़ के अगर किसी और आइटम की लीजिंग अगर हो रही होगी उस पर जो भी जीएसटी लगेगा उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। फिर अमेंडमेंट नंबर 5 क्या निकल के आ रही है? अमेंडमेंट नंबर 5 ये निकल के आ रही है कि फूड एंड बीवरेज की सर्विस हो गया, आउटडोर कैटरिंग की सर्विस हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की सर्विस हो गया, मेंबरशिप ऑफ क्लब की सर्विस हो गया या एलटीसी की सर्विस हो गया, इन सब का आईटीसी ब्लॉक है। बट मैंने कहा था कि एक पॉइंट ध्यान देना, अगर ये तीनों सर्विस जो हैं अगर गवर्नमेंट ने ही कहा है ये सर्विस आपको देनी है, मतलब ये सर्विस देना स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, उस केस में आईटीसी मिल जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सा पॉइंट बस ये निकल के आ रहा है कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट इन तीनों पॉइंट पर एप्लीकेबल होगा। ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई थी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि ये सर्विस देना मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट कह रही है सर्विस देनी है, उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। नॉर्मल केस में आईटीसी ब्लॉक है, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगली अमेंडमेंट जो हमने आईटीसी के चैप्टर में की थी वो था जहां जहां जीएसटीआर 2 लिखा होगा वो सब ओमिट हो चुका, क्योंकि जीएसटीआर 2 प्रैक्टिकल लाइफ में भी किसी काम का नहीं है। तो मैंने कहा भी था कि जहां जहां जीएसटीआर 2 है, जहां जहां जीएसटीआर 3 लिखा हुआ है एक्ट में, अब उसको ओमिट कर दिया गया है, क्योंकि जब वो फॉर्म नंबर ही नहीं है तो गवर्नमेंट ने कहा था एक्ट में लिखने का मतलब ही नहीं है, उसको हमने ओमिट कर दिया है। ये अमेंडमेंट नंबर थी 6। फिर अमेंडमेंट नंबर 7 आईटीसी के चैप्टर में क्या थी? याद करो, अमेंडमेंट नंबर 7 के अंदर मैंने कहा था कि कई बार सप्लायर रिसीवर को सामान बेचता है उधार के अंदर, फिर रिसीवर के पास टाइम होता है 180 डेज का कि पेमेंट करनी होती है वैल्यू प्लस में जीएसटी की। अगर रिसीवर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता तो मैंने कहा था रिसीवर को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब वो जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करेगा उस टाइम पर वो आईटीसी की पेमेंट करके आएगा और विद इंटरेस्ट पेमेंट करके आएगा। इंटरेस्ट कहां लगेगा? अंडर सेक्शन 50 में @ 18% पर एनम, बस ये बात ध्यान दो जी। ये सारी बातें हमने यहाँ पे की थी। आ रहा है मजा? बच्चा कह रहा है सर सही बता रहे हैं, कसम लगे माता रानी की, मजा ही आ गया। मतलब जो अमेंडमेंट आपने वहां पे टाइम लगा के कराई थी, आप हमें अमेंडमेंट अब बता रहे हो, रिवीजन तो आपकी हो रही है ना। देखो जिन बच्चों ने पहले वो पढ़ी है उनके तो पल्ले पड़ रही होंगी, बाकी को राम राम जी। गाली मत दे के जाना, डिसलाइक मत ठोक के जाना, पाप लगेगा, माता रानी पाप लगाएगी। तभी कह रहा हूं कि पहले डिटेल में देख लेना, ये आपको बहुत मजा आएगा, टाइम बहुत बचेगा आपका जी। ठीक है जी, चलो ये 7 अमेंडमेंट हमारी आईटीसी के चैप्टर में खत्म हो चुकी हैं। अब आ जाओ, जो अगला चैप्टर हमने किया जीएसटी के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर जो हमने किया जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट वाला। याद करो, आपको मैंने कहा था जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एप्लीकेबल था पहले वो 5 साल के लिए आया था, फिर गवर्नमेंट ने वो क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड कब तक कर दिया? 31 मार्च 2026 तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया। और वो एक्सटेंड करने का रीजन क्या था? याद करो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो एक्सटेंड कर, मतलब पहले जो एक्ट था वो हमने एक्ट क्यों लेकर आए थे कि स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए। बट अब जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है वो किस लिए की है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में जो भी लोन लिए हुए हैं उस लोन को रीपे करने के लिए अब ये एक्ट एक्सटेंड हुआ है। मतलब अब इसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने में नहीं लगेगा, बस ये बात ध्यान दो। और एक्सटेंड कब तक हुआ? डेट याद करनी है जी। सारे बच्चे में कौन सा दो? एक्सटेंड कब तक हो गया? 31 मार्च 2026 तक, बस ये बात ध्यान देना, ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अगली अमेंडमेंट हमने की थी पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में। अब याद करो, पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में अमेंडमेंट क्या की थी जी?
आपको मैंने कहा था एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, एक मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब कैश लेजर में पैसे जमा करवाने के तरीके कौन कौन से थे? आप डेबिट कार्ड से जमा करवा दो, आप क्रेडिट कार्ड से जमा करवा दो, आप एनईएफटी कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग कर सकते हो। फिर अभी 2 मोड गवर्नमेंट ने और ऐड किए, यूपीआई और आईएमपीएस। इट मींस कैश लेजर में आप यूपीआई और आईएमपीएस के थ्रू भी पैसा जमा करवा सकते हो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया क्या इनके थ्रू हम कैश लेजर के अंदर पैसा जमा करवा सकते हैं, आंसर इज यस। अब ये अमेंडमेंट यहां पे निकल के आ चुकी है। फिर अगली अमेंडमेंट जो हमने की थी पेमेंट वाले चैप्टर में, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने कहा था कि जो कैश लेजर होता है ना उसको आपस में आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। भाई साहब ओए ओए इधर उधर क्या देख रहे हो भाई, इतनी सुपर फास्ट तरीके से करवा रहा हूं, जहां नजर हटी वहां दुर्घटना घटी। 2 मिनट के अंदर अमेंडमेंट बाउंस कर जाएगी। तो सारे बच्चे मेरी तरफ देखो, ऐसे ही देने, जिस प्यार से मेरी तरफ देख रहे हो बस वैसे देखते रहो, स्माइल पास करनी है बस। हो माय गॉड, ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, याद करो आपको मैंने कहा था कैश लेजर के अंदर जो हमारे मेजर हेड होते हैं, माइनर हेड होते हैं, उनको आपस में तुम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। एक फॉर्म नंबर था जीएसटी पीएमटी 09, अगर फाइल करोगे तो सीजीएसटी वाला एसजीएसटी में कर लो, एसजीएसटी वाला यूटीजीएसटी में कर लो, यूटी वाला आईजी में कर लो, आईजी वाला सीजी में कर लो, कैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने कहा था कि अभी अभी गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आई है कि अगर हमारा कोई डिस्टिंक्ट पर्सन है, अगर हमें वहां से पैसा लेके आना है कैश लेजर के अंदर, तो क्या हम ला सकते हैं? गवर्नमेंट ने कहा था यस। बट गवर्नमेंट ने एक पॉइंट कहा था, गवर्नमेंट ने यहां पे कहा था कि सीजीएसटी के मेजर हेड का पैसा हम ट्रांसफर कर सकते हैं सीजीएसटी और आईजीएसटी की पेमेंट करने के लिए। यह पॉइंट हमने वहां पे कंप्लीट किया था। बस ये बात ध्यान दो, पैसा जो हम ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे सीजीएसटी का, और लाइबिलिटी जो हम खत्म करेंगे वो सीजीएसटी और आईजीएसटी के मेजर हेड में जो भी लाइबिलिटीज होंगी वो हम खत्म कर सकते हैं। एसजीएसटी के पैसे को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते और ना ही एसजीएसटी की लाइबिलिटी में यूज कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान दो। तो देखो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सीजीएसटी मेजर हेड का बैलेंस डिस्टिंक्ट पर्सन के सीजीएसटी और आईजीएसटी मेजर हेड में ट्रांसफर कर सकता हूं। जीएसटी पीएमटी 09 ये फॉर्म नंबर होता है, उसके थ्रू आप ट्रांसफर कर लोगे। बस ये बात ध्यान दो। फिर अगली अमेंडमेंट जो हमने की, अगली अमेंडमेंट की सेक्शन नंबर 50 के अंदर, याद करो मैंने कहा था मेरे सारे बच्चों इधर देखो ध्यान से, आपको मैंने कहा था कि पहले सेक्शन नंबर 50 के अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप जीएसटी की पेमेंट में डिफॉल्ट करोगे या आईटीसी में डिफॉल्ट करोगे तो पेमेंट वाले केस में इंटरेस्ट था 18% पर एनम और आईटीसी वाले केस में इंटरेस्ट था 24% पर एनम। बट अब गवर्नमेंट कहने लग रही है कि भाई तैने अगर डिफॉल्ट किया पेमेंट में, चाहे तैने डिफॉल्ट कर दिया आईटीसी में, दोनों केस में 18% पर एनम इंटरेस्ट लग जाएगा। अब 24% वाली रेशो यहां पे नहीं लग जाएगी। बस ये बात ध्यान देना जी। ये सारी बातें हमने सेक्शन नंबर 50 के अंदर की थी। अगली अमेंडमेंट जो फिर हमने की वो हमने की थी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब याद करो अमेंडमेंट नंबर 1 क्या निकल के आ रही है। अमेंडमेंट नंबर 1, शाबाश मेरे बच्चे शाबाश, कमाल करके दिखा दिया आज आपने जी। मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा, मजा। याद करो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि 10 लाख की लिमिट होती है, 20 लाख की लिमिट होती है, 40 लाख की लिमिट होती है। अब 10 लाख की लिमिट कुछ स्टेट में होती है, 20 लाख की लिमिट अलग स्टेट में होती है, 40 लाख की लिमिट जो एप्लीकेबल होती है वो एक्सक्लूसिवली गुड्स वाले केस में होती है। इट मींस अगर आप गुड्स की सप्लाई करोगे उस केस में 40 लाख की लिमिट होगी। बस ये बात ध्यान देना कि गुड्स की सप्लाई आपने उन स्टेट में ना की हो जहां पे 10 और 20 लाख की लिमिट है। फिर मैंने कहा था कि अगर आप उन स्टेट में नहीं कर रहे तो 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो सकती है। बट हां जी, बट टिप टिप बरसा पानी, और पानी बरसा ईंटों पर। क्या कहा था मैंने? टिप टिप बरसा पानी और पानी बरसा ईंटों पर। उस केस में गवर्नमेंट कह रही है अगर ये 7 तरह के गुड्स होंगे, इनमें 40 लाख रुपए की एप्लीकेबल लिमिट नहीं होगी, यहां 20 लाख रुपए की लिमिट लेनी पड़ेगी। है तो ये गुड्स ही है, तो ये गुड्स ही, बट इस वाले केस में 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो वो गुड्स आपके सामने है। एक बार चेक करो कौन कौन से गुड्स हैं जी। देखो यहां पे पहला गवर्नमेंट ने क्या बोला है? टबैको। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या बोला? टबैको, समझ गए ना? टबैको की बात कर रहे हैं जी, मतलब वो रगड़ के जो खाम है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। एक तो टबैको हो गया, एक आइसक्रीम हो गया, एक पान मसाला हो गया, एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो गया, एक ब्रिक्स ऑफ फोसिल मिल्स हो गया, बिल्डिंग ब्रिक्स हो गया, अर्थन और रूफिंग टाइल्स हो गया। इन 7 गुड्स वाले केस में 40 लाख रुपए की लिमिट जो होगी वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ये अमेंडमेंट नंबर 1 हमने की थी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। फिर अगली अमेंडमेंट हमने कौन सी की थी? अगली अमेंडमेंट हमने की थी कि आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर सकते हैं। बोलो मेरे पीछे, बोलो। आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर सकते हैं। कब कैंसिल कर सकते हैं? अगर आपने इनमें से कोई भी डिफॉल्ट कर दिया। अब डिफॉल्ट नंबर 1 मैंने कहा था कि अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम में कवर हो,
अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम में कवर हो और जो जीएसटीआर 4 तुम फाइल करते हो 30 अप्रैल को, मतलब जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती है 30 अप्रैल, अगर उसके 3 महीने से भी ज्यादा तुमने डिले कर दिया तो हम आपकी तुम्हारी आरसी कैंसिल कर देंगे। तो आपको मैंने पहले ये बताया था कि पुराने लोग के अंदर यहां पे लिखा हुआ था कि अगर आपने पेमेंट में डिले कर दिया तो हम आरसी कैंसिल करेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कॉम्पोजिट स्कीम वाले हो, हाँ जी, अगर कॉम्पोजिट स्कीम वाले हो और जो तुम्हें दिया जीएसटीआर 4 30 अप्रैल को फाइल करनी थी, अगर 3 महीने हो चुके हैं तुमने वो जीएसटीआर 4 फाइल नहीं की, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, अगर 31 जुलाई तक भी तुमने जीएसटीआर 4 फाइल नहीं की तो हम तुम्हारी आरसी कैंसिल करने की पावर रखते हैं। ये अमेंडमेंट निकल के आई थी। फिर आगे मैंने कहा था कि अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम में नहीं हो, आप नॉर्मल स्कीम में हो। अब याद करो नॉर्मल स्कीम वाले केस में क्या था, नॉर्मल स्कीम वाले केस में था कि अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो, क्या फाइल करते हो, अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो, क्या फाइल करते हो, अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो और लगातार 6 महीने की रिटर्न आपने फाइल नहीं की तो आपकी आरसीएम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ली है, अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम वाले हो तो लगातार 2 क्वार्टर की रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं की तो हम आपकी आरसी कैंसिल कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो, ये अमेंडमेंट निकल के आई थी। तो आपके सामने मैंने वही लिखा हुआ है कि मंथली वाले केस में लगातार 6 महीने की बात हो रही है और क्यूआरएमपी वाले केस में अगर आपने लगातार 2 क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं की होंगी तो आपकी आरसी कैंसिल कर देंगे। ये अमेंडमेंट थी रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर। फिर अगली अमेंडमेंट जो हमने की वो हमने की थी ई इनवॉइस वाले केस में। अब ई इनवॉइस वाले केस में फटाफट से बोल दो शाबाश मेरे बच्चों यार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यार। बताओ ना ई इनवॉइस वाले केस में लिमिट कितनी हो गई, पहले 500 करोड़ हुआ करती थी, फिर 100 करोड़ होती थी, फिर 50 हुई, फिर 20 हुई, अब कितनी है 10 करोड़ रुपए की लिमिट है। मतलब 10 करोड़ से ऊपर जाते ही तुम्हें ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और ये 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर कब चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स, किसी भी साल में अगर तुम्हारी टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो तुम्हें ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है। बट यहां पे अमेंडमेंट और आई थी कि इनवॉइस गवर्नमेंट कहती है भाई हमारी बात सुन लियो। मैं गवर्नमेंट के कहने लाग रहे, गवर्नमेंट कह रही मैं यो कहने लाग रही भाई देख ई इनवॉइस 10 करोड़ के बाद करना जरूरी तो है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी या लोकल अथॉरिटी होगी ना, अगर हमारे ही कोई डिपार्टमेंट होंगे उस केस में ई इनवॉइस की कोई नीड ना है, उस केस में कोई तुम्हें ई इनवॉइस इशू नहीं करना। देखो यहां पे क्या लिखा है, ई इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, उस केस में कोई भी ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर एक पॉइंट मैंने कहा था डायनेमिक क्यूआर कोड, याद करो डायनेमिक क्यूआर कोड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो B2C वाले केस में एप्लीकेबल होता है। मेरा बाबू उल्लू लुल्लू मेरा भिंडी कलर का बच्चा ऐसे बैठ के देख रहा है भाई क्या चल रहा है, इतनी फास्ट ट्रेन चल रही है, समझ में कुछ आ रहा है आपको, आ रहा है पक्का पक्का आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, पल्ले पड़ रही है आपकी बातें। बच्चा कह रहा है क्यों नहीं पड़ रही, हमने पहले पढ़ा हुआ है तो पल्ले पड़ रही है, नहीं पढ़ रही हम आपकी स्पीड स्लो कर देंगे, एक बार ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाने दो। ओए हो माय गॉड क्या बात है यार, सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब याद करो ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो B2B वाले केस में एप्लीकेबल होता है और डायनेमिक क्यूआर कोड वाला कॉन्सेप्ट है वो B2C वाले केस में एप्लीकेबल होता है। और ई इनवॉइस वाले केस में 10 करोड़ की लिमिट होती है और डायनेमिक क्यूआर कोड वाले केस में 500 करोड़ की लिमिट होती है। फिर मैंने कहा था कि B2C मतलब B2C का मतलब क्या कि अगर बिजनेसमैन अगर सप्लाई करेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन करना जरूरी है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी थी कि जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है अगर तुम उनको सप्लाई करोगे तो हम B2C ही मानेंगे। उस केस में गवर्नमेंट कह रही है कि आपको डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो वही बातें यहां पे लिखी हैं कि यूआईएन होल्डर वाले केस में डायनेमिक क्यूआर कोड आपको रिक्वायर्ड होगा। अगला फिर मैंने क्या कहा था कि जहां पे इनवॉइस इशू हो रहा है, बोलो भाई साहब इधर देखो ध्यान से, जहां पे डायनेमिक क्यूआर जहां पे ई इनवॉइस इशू हो रहा है उस केस में फिजिकल कॉपी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जहां पे ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट लग गया, जहां इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट लग गया, हमें कोई भी फिजिकल कॉपी की वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अमेंडमेंट हमने वहां पे डिस्कस की थी। अगली अमेंडमेंट जो हमने डिस्कस की थी, नेक्स्ट अमेंडमेंट हमने की थी क्रेडिट नोट वाले केस में। याद आ रहा कुछ आपको, क्रेडिट नोट इशू करने की एक टाइम लिमिट होती है। आपको मैंने कहा था डेबिट नोट में गवर्नमेंट को फायदा होता है और जब गवर्नमेंट को फायदा होता है उसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती, बट क्रेडिट नोट वाले केस में गवर्नमेंट को नुकसान होता है, उसकी लास्ट डेट होती है और पहले वो लास्ट डेट होती है 30 सितंबर। बट अब अमेंडमेंट वही आ चुकी है जो आईटीसी वाले केस में टाइम लिमिट होती है, वही सेम टाइम लिमिट यहां पर भी है। अब गवर्नमेंट ने कहा सुन मेरी बात भाई, सुन रहे के कि जिस साल का वो इनवॉइस है अगर तुझे क्रेडिट नोट इशू करना है तो अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवरेज अर्लियर तो वहीं तक
क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, बस ये बात ध्यान दो। तो सेम लिमिट जो हमने आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, सेम लिमिट आपकी यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। ये सारी बातें हमने रिवीजन क्लास अमेंडमेंट क्लास में की थी। अगला फिर पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगली अमेंडमेंट निकल के आ रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम वाले केस में। याद करो कॉम्पोजिट स्कीम वाले केस में आपको मैंने कहा था कि आप कॉम्पोजिट स्कीम ले सकते हो अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल की 150 लाख तक है। बोलो भाई, अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम ले सकते हो अगर आपके पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख तक है। बट मैंने कहा था कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उस केस में कॉम्पोजिट स्कीम नहीं मिलेगी आपको। और वो कौन से गुड्स थे? टोटल 8 कैटेगरी के, 8, 7 मत बोल देना, 7 रजिस्ट्रेशन के अंदर है। हेलो भाई साहब, अंकल 7 कहां पे है? रजिस्ट्रेशन में है। इसमें कितने? 8 हैं। 8 कौन कौन से? पति 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 को पति को पति को बच्चा कह रहा पापा बैठे सामने, पापा बैठे हैं, मम्मी भी बैठी है, मत बोलना सर मत बोलना, मम्मी ईंट उठा लेगी। पति को आपने कहा ईंटें मारो, मैंने तो नहीं कहा, आपने ही मुझे कहा कि पति को ईंटें मारो। अब पति का मतलब पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको, आइसक्रीम, और फिर वो 4 ब्रिक्स हो गई। आपके ब्रिक्स कौन सी हो गई? आपकी होगी फ्लाई एश ब्रिक्स हो गई, बिल्डिंग ब्रिक्स हो गई, ब्रिक्स फॉर फॉसिल मिल्स हो गया, और आपकी रूफिंग और अर्थन टाइल्स हो गया। ये सारी 8 गुड्स जो हैं, इन केस में आप कंपोजिट स्कीम सेक्शन 10(1), 10(2) की नहीं ले पाओगे। ये सारी बातें भी हमने अमेंडमेंट क्लास में की थी। अगली फिर अमेंडमेंट क्या निकल के आ रही है? अगली अमेंडमेंट निकल के आ रही है रिवर्स चार्ज वाले केस में। ओ माय गॉड, क्या बात है! रिवर्स चार्ज वाले केस में 3 अमेंडमेंट निकल के आ रही थी। याद करो 3 अमेंडमेंट कौन सी निकल के आ रही थी। एक तो पहली अमेंडमेंट थी जीटीए वाले केस में। अब जीटी वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि अगर जीटी में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 5% या 12%। कौन कौन से? या तो 5% या 12%। बोल दो भाई, या तो 5% या 12%। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है, भाई सुन ले मेरी बात, देख अगर 12% वाला ऑप्शन लेगा फिर तो पहले भी फॉरवर्ड चार्ज था, आज भी फॉरवर्ड चार्ज है। मैंने क्या बोला? अगर 12% वाला ऑप्शन लेगा फिर तो पहले भी फॉरवर्ड चार्ज था, आज भी फॉरवर्ड चार्ज है। अगर 5% वाला ऑप्शन ले लेगा, मैंने क्या बोला? अगर 5% वाला ऑप्शन ले लेगा तो अब गवर्नमेंट कह रही है हम तुझे एक ऑप्शन दे देंगे, या तो रिवर्स चार्ज जो पहले भी था, अब तू फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी जीएसटी पे कर सकता है, बट तू डिक्लेरेशन फाइल कर दियो डिपार्टमेंट को और रिसीवर को। अगर तूने वो डिक्लेरेशन फाइल कर दी है, उस केस में तू फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी जीएसटी पे कर देगा। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वही बात मैंने लिखी है, ओल्ड लॉ में 5% वाले केस में ओनली रिवर्स चार्ज था, नए लॉ में फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। अगर आप डिक्लेरेशन फाइल कर दोगे तो फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये अमेंडमेंट हमने अमेंडमेंट क्लास में की थी। उसके बाद फिर अगला पॉइंट हमने कहा था सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। याद करो फिर मैंने कहा था पोस्टल डिपार्टमेंट। हाँ जी, याद आ रहा है? पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट कोई भी सर्विस देगा। बोलो भाई, पोस्टल डिपार्टमेंट कोई भी सर्विस देगा, पोस्टल डिपार्टमेंट कोई भी सर्विस देगा। अब सारी सर्विस अगर वो टैक्सेबल होंगी तो फॉरवर्ड चार्ज में कवर होंगी। अब कोई रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ही नहीं है। याद आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट गवर्नमेंट ने काट दिया था, अब सारा कट गया, अब सिर्फ एक लाइन लिखी है। गवर्नमेंट ने कहा गवर्नमेंट की सारी सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर होती हैं, इनको छोड़ के। अब जिनको छोड़ के उसमें एक लाइन डाली है सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट की सारी सर्विस रिवर्स चार्ज से बाहर कर दी। मतलब अगर वो सर्विस टैक्सेबल है तो अब वो फॉरवर्ड चार्ज में कवर होंगी, अब वो रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होंगी। ये अमेंडमेंट आपकी निकल के आई थी। फिर लास्ट अमेंडमेंट निकल कर आई थी कि अगर कोई पर्सन रहने वाला घर, अगर कोई पर्सन रहने वाला घर रहने के लिए किराए पर देगा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर कोई पर्सन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पर दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भाई साहब आपका रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले एग्जम्प्ट होता था, पहले लॉ में क्या लिखा था कि रहने वाला घर अगर रहने के लिए किराए पर दोगे, किसी को भी दोगे, वो एग्जम्प्ट है। फर्स्ट लॉ में लिखा था रहने वाला घर अगर रहने के लिए किराए पर दोगे, किसी को भी दोगे, एग्जम्प्ट है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भाई साहब रहने वाला घर अगर किराए पर दिया आपने रजिस्टर्ड पर्सन को तो वो रिवर्स चार्ज में कवर है। अगर वो घर आपने किराए पर दिया अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो भाई साहब वो रिवर्स चार्ज में कवर नहीं है, वो एग्जम्पशन में कवर है, वो आज भी एग्जम्प्ट है। बस ये बात ध्यान दो। नेक्स्ट अमेंडमेंट फिर हमने की सप्लाई के चैप्टर में जी। अब याद करो सप्लाई के चैप्टर में कौन कौन सी अमेंडमेंट निकल के आ रही है, बिल्कुल छोटी छोटी अमेंडमेंट निकल के आ रही थी। एक बार पानी पी ले, पक्का पक्का। चलो आप भी 2 मिनट पानी पी लो। बच्चे कह रहे पी लो यार, थक गए होंगे आप तो, भाई साहब पगलाए पड़े हो बिल्कुल ही। पी लो पानी, पी लो सर आप। आहा, मजा आ गया। मतलब कमाल की बात देखो यार, जो हमने 5-5.5 घंटे में अमेंडमेंट की थी, भाई साहब 25 मिनट में निबेड़ने वाले हम तो। क्या कला है मेरे अंदर यार। मतलब कितना फायदा होता है पहले डिटेल में पढ़ने का, नहीं मजा नहीं आता।
मतलब मैं गारंटी दे रहा हूं, देखो जिन जिन बच्चों ने पहले वो क्लास देखी है उनको तो आ रहा होगा मजा, बाकी तो भाग गए होंगे या पता नहीं क्या गालियां निकाल रहे होंगे। मेरे को गाली मत निकाल देना, पाप लगेगा, माता ने पाप लगाएगी, मेरा दिल जानता है, मैंने बहुत डिटेल में कराई है। देखो ठीक है, ऐसे मत देखो मेरी तरफ से, बिल्कुल भी मत देखो ना, हंसी आ जाएगी। हंस, मैं कह रहा हूं हंस लोगे, फिर हंस रहे हो, फिर हंस रहे हो। चलो इधर देखो ध्यान से। अब अगला पॉइंट निकल कर रहा है सप्लाई के चैप्टर में अमेंडमेंट। अब सप्लाई के चैप्टर में अमेंडमेंट क्या निकल के आ रही है। अब यहां पर मैंने कहा था कि देखो जी, अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए कोई काम करता है, उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है, तो फिर वो शेड्यूल 3 में कवर होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। फिर प्रॉब्लम ये निकल के आ रही थी कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को परक्यूजिट दिया, उस परक्यूजिट का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो फिर मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाले कि अगर परक्यूजिट जो मिल रहे हैं, अगर वो अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, मतलब अगर वो एज पर एग्रीमेंट मिल रहे हैं कि पहले से पता था कि आपको ये परक्यूजिट मिलेंगे, तो उसको भी सैलरी ट्रीट करेंगे, उसको भी शेड्यूल 3 में कवर करेंगे, उस परक्यूजिट पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर वो परक्यूजिट मिल रहे हैं अंडर एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं मिल रहे, मतलब कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं था, मेरा दिल खुश हो गया, मैंने परक्यूजिट दे दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा फिर वो सैलरी में ट्रीट नहीं करेंगे, उस पर जीएसटी की बातें हो सकती हैं, बस ये बात ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर निकल कह रहा है कि जो भी आपने लिक्विडेशन चार्जेस पे किए, कॉम्पनसेशन पेनल्टी हो गया ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, उसके लिए कोई भी लिक्विडेशन डैमेज आपने पे किए हैं, आपने पेनल्टी पे की है, तो गवर्नमेंट कह रही है कॉम्पनसेशन नेचर की होती है, ये कंसीडरेशन के नेचर की नहीं होती, तो इस पे जीएसटी की बातें नहीं होंगी। ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाली है। और फिर लास्ट क्लैरिफिकेशन क्या थी, याद करो, मैंने कहा था सेल ऑफ लैंड, याद आ रहा है? अरे भाई साहब, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, याद करो, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग जो होती है वो शेड्यूल 3 में कवर होती है। अब अगर सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग अगर वो शेड्यूल 3 में कवर होती है, तो मैंने कहा था सेल ऑफ डेवलप लैंड, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आपने लैंड को मतलब उसको बराबर करवा दिया, लैंड पे भर्ती करवा दिया आपने, या लैंड पे पाइप का कनेक्शन दे दिया और फिर आपने वो बेच दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा जो भी तुमने डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड मतलब लगाए थे उसको तुमने प्राइस में इंक्लूड कर दिया। मतलब तुमने यही बोला कि सेल ऑफ लैंड इतने की है, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड थे, तो उसको भी सेल ऑफ लैंड में ही कवर करेंगे और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट हाँ, अगर तुमने डेवलपमेंट चार्जेस सेपरेट चार्ज किए, लैंड के पैसे अलग चार्ज किए, तो डेवलपमेंट चार्जेस पे जीएसटी लगेगा। अगर तुमने कंबाइन चार्ज किए तो वो सेल ऑफ लैंड में ही कवर होगा, उसको सेल ऑफ लैंड ही मानेंगे और जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यह हमारी अमेंडमेंट थी सप्लाई के चैप्टर में। फिर अगली अमेंडमेंट हमने की रिटर्न के चैप्टर में। वाह भाई वाह, क्या बात है यार। अगली अमेंडमेंट हमने की अपनी रिटर्न के चैप्टर में। याद करो रिटर्न के चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट आई है जी। सबसे पहले मैंने अमेंडमेंट नंबर 1 बताई थी कि अब गवर्नमेंट ये बात करेगी अगर तुमने पुराने कंप्लाइंस अगर सही टाइम पर किए होंगे तभी तुम नई कंप्लाइंस कर पाओगे। बोलो भाई, हेलो भिंडी, ओए भिंडी इधर, अगर आपने पुराने कंप्लाइंस अगर सही टाइम पर किए होंगे तभी नई कंप्लाइंस कर पाओगे। मतलब अगर तुमने पिछले महीने की जीएसटीआर 13B फाइल की है तभी अगले महीने में 13B फाइल कर पाओगे। अगर तुमने पिछले महीने कोई भी डिफॉल्ट किया होगा अगले महीने की तुम 1 और 3B फाइल नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान दो, अमेंडमेंट नंबर 1 ये निकल के आ रही है। सेकंड अमेंडमेंट मैंने कही थी कि जीएसटी प्रैक्टिशनर, अब पहले कहता जीएसटी प्रैक्टिशनर इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई दोनों की डिटेल फर्निश कर सकते थे। अब गवर्नमेंट ने कहा ना 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 ना, अब जीएसटी प्रैक्टिशनर ओनली आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फर्निश कर सकते हैं, इनवर्ड सप्लाई की वो डिटेल फर्निश नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ने इनवर्ड सप्लाई वहां से हटा दी है। अगली अमेंडमेंट निकल के आ रहा है कि अगर आपकी रिटर्न में कोई गलती हो जाती है, याद करो अगर मेरी रिटर्न में कोई भी गलती हो गई, याद आ रहा है, अगर मेरी रिटर्न में कोई भी गलती हो गई 1 या 3B के अंदर, तो उसको मैं रेक्टिफाई कर पाऊंगा। अब रेक्टिफाई कब तक कर पाऊंगा? सेम लिमिट सर, इट मींस अगर मुझे जीएसटीआर 1 और 3B रेक्टिफाई करनी है तो कब तक कर पाऊंगा? अगले साल की 30 नवंबर, याद करो अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, मैं यहां तक अपनी रिटर्न रेक्टिफाई कर सकता हूं जी। ये अमेंडमेंट भी यहां पे निकल के आई थी। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो निकल के आ रही है, अमेंडमेंट नंबर 4 जो है वो एक सेक्शन नंबर 38 था, याद आ रहा है? वो क्या था, हाँ याद करो, आपको मैंने कहा था कि रिसीवर के रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में शो ना हो रहा हो, तो अगर रिस्ट्रिक्टेड में शो हो रहा होगा तो रिसीवर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। हाँ सर आपने बताया था। फिर आपने ये भी कहा था कि कब रिस्ट्रिक्टेड में आईटीसी शो हो सकता है, आपने हमें याद आ गया, आपने बताया था कि अगर सप्लायर इनमें से कोई डिफॉल्ट कर देगा तो रिसीवर का आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड में आ जाएगा, वो क्लेम नहीं कर सकता। तो वो डिफॉल्ट हम बताएं सर क्या थे? पहला डिफॉल्ट तो ये था कि अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 अपलोड नहीं की या लेट अपलोड की या अपलोड ही नहीं की तो रिसीवर का आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड में चला जाएगा। फिर दूसरा आपने हमें कहा था कि अगर सप्लायर ने जीएसटी पे नहीं किया या लेट पे किया तो रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में चला जाएगा। फिर तीसरा आपने कहा था कि अगर सप्लायर ने फेक इनवॉइस रेज की है, बोगस इनवॉइस रेज की है, उस केस में
रिस्ट्रिक्टेड में जाएगा। और फिर आपने कहा था कि कुछ नोटिफाइड केस और भी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट बताएगी, बट अभी ये 3 केस आपके सामने है। इन केस में गवर्नमेंट करिए आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में शो हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या ही बात है, मजा ही आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो जी आगे फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट थी जीएसटीआर 5। याद करो जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 5 किस केस में होती है? नॉन रेजिडेंट वाले केस में पहले रिटर्न फाइल करने की डेट थी 20 तारीख होती थी, अब गवर्नमेंट ने कही अगले महीने की, हाँ जी अगले महीने की, ओए सोना नहीं है, अगले महीने की, यार आपसे बात कर रहा हूं, अगले महीने की 13 तारीख। और जब मेरी आरसी कैंसिल होगी वहां से 7 दिन विच एवरेज अर्लियर जो होगा यहां तक आपको रिटर्न फाइल करनी है, बस ये बात ध्यान दो। तो जहां पहले 20 तारीख लिखा हुआ था वहां 13 तारीख हो जाएगी। ये अमेंडमेंट आपकी रिटर्न के चैप्टर में आ चुकी है। और फिर लास्ट अमेंडमेंट जो रिटर्न के चैप्टर के अंदर आई थी वो थी सेक्शन नंबर 41। याद करो सेक्शन नंबर 41 था अवेलमेंट ऑफ आईटीसी का। याद आ रहा है आपको? मैंने एग्जांपल दिया था अमेंडमेंट क्लास के अंदर कि मान लो मैं सप्लायर हूं, सामने वाला रिसीवर है, या मैंने एग्जांपल ये दिया था कि मैं रिसीवर हूं और जिससे मैंने सामान परचेज किया वो मेरा सप्लायर है। तो फिर क्या हुआ, उसने जीएसटीआर 1 अपलोड कर दिया, 1 अपलोड किया, मेरे 2B के अंदर आ गया, मेरे 2B के अंदर आ गया, मैंने आईटीसी अवेल कर लिया। अब जब मैंने आईटीसी अवेल कर लिया तो वैसे जीएसटीआर 3B फाइल करनी होती है अगले महीने की 20 तारीख को। मैंने कहा आईटीसी तो मेरे को पता लग गया मुझे कितना मिलना है, तो मैं 3B ना 20 तारीख से पहले फाइल कर देता हूं क्योंकि मेरे घर में शादी है। फिर मैंने 3B फाइल की थी, फिर मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया और आईटीसी मैंने यूज कर लिया। फिर बाद में पता लगा कि ऐसन की तैसन सप्लायर ने तो जीएसटीआर 3B फाइल ही नहीं की, उसने जीएसटी पे ही नहीं किया। अब एक कंडीशन थी कि अगर सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा रिसीवर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है भाई साहब अगर तेरे सप्लायर ने जीएसटी पे नहीं किया और तूने आईटीसी यूज कर लिया तेरे को रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एट द रेट 18%। बट हां अगर बाद में सप्लायर जीएसटी पे कर देगा तो दोबारा से आईटीसी री अवेल कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो claim ITC on self-assessment by recipient, but if supplier default in payment, then receiver will reverse ITC with 18% interest। और अगर बाद में सप्लायर ने पेमेंट कर दी है तो रिसीवर ITC को री अवेल कर लेगा। ये सारी अमेंडमेंट हमने की थी जी जीएसटी के चैप्टर में। ठीक है, अब कुछ बच्चे सीएस प्रोफेशनल के सामने बैठे हैं, ठीक है, तो उनकी अमेंडमेंट एग्जामिनेशन के चैप्टर में अलग थी और वो अमेंडमेंट मैं कराऊंगा अलग से। पहले इनकम टैक्स वाली कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे फ्री हो जाएं। फिर आपने बस मेरे साथ बैठे रहना है और मैं आपको करवा दूंगा एग्जामिनेशन की, तब जाके आपकी भी सारी अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगी जी। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स वाली अमेंडमेंट। देखो आधे घंटे में सारी अमेंडमेंट हमने कवर कर ली जीएसटी की। तो एक बार ऐसा करते हैं फटाफट से ना एक घुट पानी पी लेता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करें इनकम टैक्स वाली अमेंडमेंट, ताकि कोशिश करें 20-25 मिनट वो भी खत्म करें। फिर आप जा सकते हो, फिर प्रोफेशनल वाले बच्चे रुकेंगे, फिर वो भी जा सकते हैं क्योंकि अमेंडमेंट हमारी सारी खत्म। और मैं विश्वास कर रहा हूं 1 घंटे की या 1.25 घंटे की जितनी मेरी क्लास बनेगी इतनी फ्रूटफुल होगी ना, जिस बच्चे ने पहले एक बार बस देखी होंगी ना उसमें सारी अमेंडमेंट कवर हो जाएंगी इस 1 घंटे के अंदर जी। लो जी, अब देखो यहां पे अगली अमेंडमेंट जो निकल के आ रही है वो आ रही है जी इनकम टैक्स के क्रक्स। अब देखो जी भाई साहब, ओए सीधो के बैठो, सीधो के बैठो, थकना ना है, ना 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 थकना ना है भाई। अरे क्या कहने लग रहे भाई, आपका भाई सुबह सुबह 102 बुखार था, बोलन लग रहा आपके चक्कर में, क्योंकि आपसे वादा किया था, वादे का पक्का हूं, सुल्तान हूं मैं। ठीक है, सुल्तान को सुल्तान के अलावा कोई नहीं हरा सकता, ऐसे गाबा को गाबा के अलावा कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो अगर मैं बोल सकता हूं, मैं एनर्जी क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आप मुझे एनर्जी दिखा रहे हो, तो हिम्मत नहीं हार जानी बस आपने, फिर देख लेना फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, अब सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना जी। अब जो हमारे इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स निकल के आ रही है वो कौन कौन से निकल के आ रही है। सबसे पहले अमेंडमेंट नंबर 1 जो हमने इनकम टैक्स में की थी वो अमेंडमेंट ये निकल के आ रही थी कि हमारे इंडिविजुअल हो गया, एचएफ हो गया, एओपी हो गया, बीवाई हो गया, उसमें सरचार्ज के ना 4 रेट हमने किए थे। कौन कौन से? 50 लाख तक कोई भी सरचार्ज नहीं है, फिर 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15% है, फिर 2 से लेके 5 तक 25% है, फिर 5 करोड़ से ऊपर 37% है। फिर मैंने कहा था कि वहां पे ना गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि 3 इनकम ऐसी होंगी जहां पे हाईएस्ट 15% लगेगा, 25 और 37 वाला नहीं लगेगा। वो 3 इनकम कौन कौन सी थी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और तीसरी थी डिविडेंड की इनकम। बस वहां पे कुछ नहीं हुआ, वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 भी अब जुड़ चुका है। मतलब अब चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के हो चाहे 112 के हो, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के हो, डिविडेंड की इनकम हो, टोटल मिला के इनमें से कोई भी अगर आपकी इनकम है, उस इनकम में जो भी टैक्स बनेगा हाईएस्ट
15% ही सरचार्ज लगेगा, 25% और 37% वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अमेंडमेंट नंबर 1 निकल के आ रही है, मैंने ग्रीन में लिखी हुई है कि अब यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 भी जुड़ चुका है, उसके केस में भी हाईएस्ट 15% सरचार्ज है, बस ये बात ध्यान दो। बात समझ में आ रही है जी? ये अमेंडमेंट नंबर 1 थी। फिर अमेंडमेंट नंबर 2 हमने क्या की जी? अमेंडमेंट नंबर 2 थी डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में। याद करो डोमेस्टिक कंपनी वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि जो टर्नओवर आप 400 करोड़ की चेक करते थे, पहले आप चेक करते थे प्रीवियस ईयर 19-20 की, अब हमें चेक करनी है टर्नओवर प्रीवियस ईयर 20-21 की। मतलब अब लो ये कहता है कि प्रीवियस ईयर 20-21 की टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक होगा तो रेट लगेगा 25%, अगर 400 करोड़ से ऊपर होगा रेट लगेगा 30%। ये बातें आपने वहां पे डिस्कस की थी, ये आपके अमेंडमेंट नंबर 2 निकल के आ रही है। फिर आपके अमेंडमेंट नंबर 3 क्या निकल के आ रही है? 115 BAB। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखते रहो, सर आपकी भी रिवीजन हो रही है, मेरे से मत बुलवाओ, सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, याद करो। फिर हमने कहा था 115 BAB। अब 115 BAB मैंने कहा था कि डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में वो स्पेशल केस होता है 115 BAB की नई कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, फिर मैन्युफैक्चरिंग उसने स्टार्ट की हो 1 अक्टूबर 19 से। यहां पहले लिखा था 31 मार्च 2023 तक, अब गवर्नमेंट कह रही 31 मार्च 2024 तक भी अगर मैन्युफैक्चरिंग वो करेगा तो 115 BAB का बेनिफिट ले लेगा, मतलब रेट 15% वाला एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। तो यहाँ पे 24 हो चुके हैं, पहले 23 था, आपकी बुक्स में 23 लिखा होगा, अगर 23 लिखे वहां पे 24 कर देना। ये तीसरी अमेंडमेंट निकल गए बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर। फिर अगली अमेंडमेंट जो निकल कर आई है एओपी के सरचार्ज। याद करो एओपी वाले केस में सरचार्ज मैंने कहा 10 था, 15 था, 25 था, 37 था। क्या था? 10 था, 15 था, 25 था, 37 था। फिर मैंने कहा बट एओपी में आपके इंडिविजुअल्स भी आते हैं, एचएफ भी आते हैं, फर्म्स भी आते हैं, कंपनी भी आती है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर एओपी का मेंबर सिर्फ कंपनी है, क्या है? अगर एओपी का मेंबर सिर्फ कंपनी है, सिर्फ कंपनी मेंबर है, तो फिर सरचार्ज के रेट चेंज हो चुके हैं। अप टू 50 लाख तक कोई भी सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ से ऊपर 15% सरचार्ज है। अब ये वाले सरचार्ज एप्लीकेबल होंगे, मतलब वो 4 टायर के सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, बट ये तब एप्लीकेबल होंगे। हाँ जी भाई साहब, आगे आगे आगे, ये कब एप्लीकेबल होंगे? अगर एओपी की मेंबर कौन है? ओनली कंपनी। अगर एओपी के मेंबर अदर देन कंपनी है, इंडिविजुअल भी है, एचईएफ भी है, इंक्लूडिंग कंपनी भी है, मतलब कंपनी के साथ और भी लोग हैं, तो फिर वही 4 टायर सरचार्ज एप्लीकेबल होंगे। 10, 15, 25 और 37 वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। बात पल्ले पड़ रही है? पक्का पक्का? यस सर। फिर अगली अमेंडमेंट हमने की कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में। अब याद करो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में सरचार्ज के रेट चेंज हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं जो डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में थे, सेम डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में। पुराना आपने कॉपी में लिखा होगा, क्या लिखा होगा? 1 करोड़ तक अगर इनकम है तो नील, 1 करोड़ के बाद 12%। अब वो चेंज हो गया, काटा मार दो। अब नया सरचार्ज है सोसाइटी वाले केस में, अगर इनकम 1 करोड़ तक है सरचार्ज है नील। अगर इनकम 1 करोड़ तक है सरचार्ज है नील। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ तक है तो 7% है। अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा होगी तो 12% सरचार्ज, सेम डोमेस्टिक कंपनी वाला इस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। ये अमेंडमेंट आई है सोसाइटी वाले केस में। उसके बाद जी फिर हमने एक अमेंडमेंट की रिटर्न के चैप्टर में। ओए होए होए, क्या मजा आ गया था उसके अंदर यार। मैंने कहा था, याद आ रहा है? मैंने कहा था आज दुनिया में ना जलने वाले इंसान इतने हैं कि कोई हमारी खबर ना दे दे कि सर ये पर्सन टैक्स की चोरी कर रहा है। ठीक है, अब मैंने ना रिटर्न फाइल कर दी। मान लो मैंने रिटर्न फाइल कर दी और अपना रिटर्न फाइल कर दी, फिर मुझे ना डर लगना स्टार्ट हो गया कि हाय 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 हाय, मेरे को डर लग रहा है कि मेरी चोरी पकड़ी जाने वाली है, मेरे ऊपर गवर्नमेंट असेसमेंट करेगी, मेरे को गवर्नमेंट जेल में लेके जाएगी, मेरे छोटी छोटी बीवी, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं तो गुम ही ना हो जाऊं, मैं बर्बाद ही जाऊं। तो मेरे को किसी ने कहा भाई गवर्नमेंट पकड़ने वाली है तुझे। मैंने कहा कोई तरीका है कि मैं अपनी चोरी खुद एक्सेप्ट कर लूं? मैं खुद बोलना चाहता हूं कि हाँ मैंने चोरी की है, हाँ मैंने चोरी की है, हाँ मैंने चोरी की है। तो गवर्नमेंट कहती है तरीका ना, अपडेटेड रिटर्न भर दे। तो अगर तू अपडेटेड रिटर्न भर देगा, साथ में एडिशनल टैक्स पे कर देगा, हम प्रोसीडिंग करेंगे ही नहीं, काम तेरा खत्म, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, काम ही खत्म हो गया। बट अपडेटेड रिटर्न कौन भर पाएगा, कब तक भरनी होगी, एडिशनल टैक्स कितना होगा, ये सारी बातें डिटेल में हमने की थी। फटाफट से आपको बताता हूं आपने क्या क्या किया था। सबसे पहले आपने कहा था एलिजिबल एसएससी कौन कौन अपडेटेड रिटर्न भर सकता है? एनी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, एचईएफ, कंपनी, फर्म, कोई भी भर सकता है। ऑप्शन है उसके पास, मैंडेटरी नहीं है। अगर उसका मन करता है भरनी है तो भर दे, नहीं मन करता कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट अपने आप देख लेगा उसको। तो गवर्नमेंट का ऑप्शन है, चाहे तुमने पहले की रिटर्न भरी हो या ना भरी हो, अपडेटेड रिटर्न कोई भी भर सकता है, बस ये बात ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने पहली रिटर्न भरी है तब ये भर पाओगे, आंसर इज नो।
अगर तुमने पहले रिटर्न नहीं भी भरी या भरी है, अपडेटेड रिटर्न सबके लिए एप्लीकेबल है, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद जी कब तक भरनी होती है? विद इन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब हमारा असेसमेंट ईयर कौन से जी? सारे बच्चे मेरे को बोले हमारे एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा? असेसमेंट ईयर 23-24। तो वहां से 2 साल काउंट कर लो, 31 मार्च 2026 तक मुझे अपडेटेड रिटर्न भरनी होगी। उसके बाद मैं अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाऊंगा। फिर कौन कौन अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएगा जी? अब गवर्नमेंट कह रही है सुन भाई मेरी बात, ये कॉन्सेप्ट हम तब लेके आए हैं अगर हमें फायदा है। कब लेके आए हैं? ये हम तब लेकर आए अगर हमें फायदा है। अगर तेरे को लग रहा है तू चालाकी करेगा, चालाकी मतलब तूने पहले हमें इनकम दिखाई थी, तूने कहा भाई इनकम दिखाई थी, मेरे को लग रहा है मेरे लॉस आ रहे हैं, तो मैं ना अपडेटेड रिटर्न भर देता हूं, लॉस दिखा देता हूं। गवर्नमेंट करी इधर इधर ऐसी की तैसी, तू नहीं भर पाएगा। लॉस वाले केस में अपडेटेड नहीं भर सकता। दूसरा, अगर तेरे को लग रहा है तू अपडेटेड भरने से इनकम कम करेगा, अपडेटेड भर नहीं पाएगा। अगर तेरा रिफंड बन रहा है, तेरा रिफंड इंक्रीज हो रहा है, अपडेटेड नहीं भर पाएगा। अगर तूने उस साल के लिए पहले ऑलरेडी एक बार अपडेटेड रिटर्न भर दी है, दोबारा से अपडेटेड नहीं भर पाएगा। अगर तेरी ऑलरेडी असेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है, मतलब गवर्नमेंट ने इंक्वायरी करनी स्टार्ट कर दी है, अपडेटेड नहीं भर पाएगा। और जो अदर नोटिफाइड पर्सन है वो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी, वो भी यहां पे अपडेटेड नहीं भर पाएंगे। देखो यहां पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ लॉस रिटर्न अपडेटेड नहीं भर सकता। डिक्रीज इन टोटल टैक्स लाइबिलिटी, आपका टैक्स कम हो रहा है, अपडेटेड नहीं भर पाओगे। इंक्रीजिंग लॉस, आपके लॉस इंक्रीज हो रहे हैं, लॉस बढ़ रहे हैं, मतलब जहां जहां गवर्नमेंट को नुकसान है उस केस में नो अपडेटेड रिटर्न। जहां जहां गवर्नमेंट को फायदा होगा उस केस में अपडेटेड की बात होगी, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो आपका रिफंड आ रहा है, आपने ऑलरेडी फाइल कर दी है, आपकी असेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है या नोटिफाइड पर्सन, इन सब केस में अपडेटेड रिटर्न तुम नहीं भर सकते। तो एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है, नई अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा दिल पता नहीं क्यों कह रहा है इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा जी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या निकल कह रहा है कि एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, अगर मैंने पहले रिटर्न में लॉस दिखाया था, अगर मैंने पहले रिटर्न में लॉस दिखाया था, बट अब मैं इनकम दिखाना चाहता हूं, तो क्या मैं अपडेटेड फाइल कर पाऊंगा? गवर्नमेंट कह रही क्या होता ना क्या, नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ। मतलब तूने पहले लॉस दिखाया था, अब तू चाहता है कि हाँ, तू प्रॉफिट दिखाना चाहता है, तू हमें टैक्स देना चाहता है, हम तुझे कैसे रोक दें? हम तब रोक पाएंगे अगर तू हमें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, अगर तुम्हें फायदा देना चाहता है, हम कैसे रोक दें? अगर तूने पहले रिटर्न भरी, लॉस की रिटर्न थी, अब तू इनकम की रिटर्न अपडेट करना चाहता है तो कर दे, ये तो हमारे लिए फायदे की बात है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, ओरिजिनल रिटर्न लॉस की थी, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल फॉर इनकम, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद एक बार फिर अगला, अब क्या निकल के आ रहा है? एडिशनल टैक्स। अब एडिशनल टैक्स का मतलब क्या निकल के आ रहा है? याद तो आपको मैंने कहा था, वैसे अपडेटेड रिटर्न जो भरनी है वो भरनी है 31 मार्च 26 तक। कब तक भरनी है? 31 मार्च 26 तक। बट गवर्नमेंट ने कहा था अगर तुम 31 मार्च 25 तक, मतलब विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, अगर तुम अपडेटेड भर दोगे तो तुम्हें जो नॉर्मल टैक्स बनेगा वो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट बनेगा वो देना पड़ेगा। अगर पहले तुमने रिटर्न फाइल नहीं की, फीस देनी पड़ेगी और तुम्हें 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, जो टैक्स प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उसका। बट हां, सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो मैंने क्या बोला? अरे सुनते हो क्या? मैं ये कह रहा हूं अगर तुमने 25 तक भी अपडेटेड रिटर्न नहीं भरी, तुम 26 तक भरोगे तो 50% एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, अगर तुमने 25 तक भर दी तो 25% है, अगर 26 तक भरी तो 50% तुम्हें यहां पे भरना पड़ेगा एडिशनल इनकम टैक्स। किसका? टैक्स प्लस में इंटरेस्ट का, बस ये बात ध्यान दो। क्या मेरी बात आपको पल्ले पड़ रही है? बहुत बढ़िया जी। उसके बाद फिर यहाँ पे टैक्स क्या मतलब क्या होगा? टैक्स में वही सेस और सरचार्ज सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर क्या निकल क्या रहा है कि किन किन केस में पैन कार्ड लेने की रिक्वायरमेंट है। आपको मैंने कहा था अगर आपने खाते में 20 लाख या उससे ऊपर पैसा डाल दिया, अगर आपने विड्रॉ करना है 20 लाख उससे ऊपर, या अगर आपने करंट अकाउंट खुलवाना है या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाना है, तो जिस टाइम में 20 लाख लिमिट क्रॉस होने वाली होगी या अकाउंट खुलवाना होगा, उसके 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ये अमेंडमेंट भी इस बार के बजट में, इस बार के अमेंडमेंट में आई है जो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल हैं। बात समझ में आती है? पक्का पक्का। चलो जी, फिर अगली अमेंडमेंट हमने कौन सी की? ओ भाई साहब, ओए होए 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 होए, क्या मजा ही आ गया था इस अमेंडमेंट के अंदर, सैलरी और अदर सोर्स वाली। याद आ रहा आपको? इसके अंदर मैंने क्या कहा था? एक मिनट रुको, मुझे याद आ गया। इसके अंदर मैंने कहा था कि देखो 2 केस होंगे, एक में तो पर्सन जिंदा है, एक में पर्सन मर गया। मतलब एक मैंने पहला केस मैंने कहा था कि अगर कोविड हुआ, एम्प्लॉय को कोविड हुआ
या किसी को कोविड हुआ, अभी वो जिंदा है, उसकी या उसकी फैमिली को कोविड हुआ, उसका इलाज करवाने के लिए अगर उसको पैसा मिला, अगर इलाज करवाने के लिए पैसा मिला तो गवर्नमेंट ने कहा वो पैसा हम एग्जाम्प्ट कर देंगे, बस कुछ कंडीशन है। और अगर उसके मरने के बाद, अगर डेथ हुई कोविड की वजह से, उसके मरने के बाद उसके फैमिली वालों को पैसा मिला तो भी हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। मतलब अगर वो जिंदा है, उसको पैसा मिल रहा है इलाज के लिए, तो एग्जाम्प्ट कर देंगे। फिर मैंने बोला कि अगर पैसा उसके फैमिली वालों को मिला उसके मरने के बाद, तो भी एग्जाम्प्ट कर देंगे। किस केस में, चेक करो फटाफट से जी, याद करो। मैंने कहा था कि अगर फॉर इंकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, अब मैंने कहा था कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, या एम्प्लॉय नहीं है, मान लो कोई थर्ड पर्सन है, उसको कहीं से पैसा मिला कि जा भाई तू कोविड का इलाज करवा ले, जैसे मान लो सोनू सूद है। अब इससे बड़ा पर्सन कौन होगा सर? सोनू सूद सर ने कितने लोगों की हेल्प की है, उन्होंने कितने लोगों को पैसे दिए होंगे, जा भाई तू इलाज करवा ले। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो री, अगर जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसा एग्जम्प्ट है, हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम गिफ्ट का ट्रीटमेंट करेंगे ही नहीं, हम ये मानेंगे ही नहीं कि उसको जो पैसा मिला वो गिफ्ट है, हम सारा एग्जम्प्ट कर देंगे। बट कब? अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है जी, एग्जम्प्ट कर देंगे एम्प्लॉय के हाथ में, एग्जम्प्ट कर देंगे रेसिपिएंट के हाथ में। कब एग्जम्प्ट करेंगे? सबसे पहला क्या है, वो कोविड-19 का पॉजिटिव की जो रिपोर्ट है वो हमें जमा करवा दे। मतलब उसको ना कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे। सबसे पहला कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट रखनी पड़ेगी। दूसरा, अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं थी, बट डॉक्टर ने कहा था कि तुझे कोविड-19 ही है, डॉक्टर ने कहा था कि तुझे कोविड-19 ही है, क्योंकि जो तेरे सिम्टम है कोविड-19 वाले हैं, तो वो डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। फिर तीसरा मैंने कहा था कि जब कोविड पॉजिटिव हुआ उसके विद इन 6 मंथ में जो तुम्हें बीमारियां हुई, जितना तुमने खर्चा किया, वो सारे खर्चों का, बीमारियों का रिकॉर्ड तुम्हें रखना पड़ेगा। और फिर चौथा मैंने कहा था कि जब तुम्हें पैसा मिला सामने वाली पार्टी से, उसकी डिटेल तुम्हें गवर्नमेंट को देनी है। कब देनी है? उस ईयर के एंड से विद इन 9 मंथ और 31 दिसंबर 2022 विच एवरेज लेटर। ठीक है, मेरा 31 दिसंबर, 31 मार्च है, हाँ 31 दिसंबर। तो मतलब जो पैसा मिलेगा वो डिटेल आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। कब देनी पड़ेगी? जब वो साल खत्म हुआ, जिस साल पैसा मिला उस साल के एंड से 9 महीने के अंदर, और 31 दिसंबर 22 विच एवरेज लेटर, वहां तक डिटेल आपको देनी है। अगर ये सारी कंडीशन आप सेटिस्फाइड कर देते हो तो मिलने वाला पैसा जो भी तुमने इलाज के लिए मिला वो सारा एग्जम्प्ट कर देंगे। सिंगल पैसा पे गिफ्ट के लॉ में या सैलरी में हम परक्यूजिट के रूप में टैक्सेबल नहीं करेंगे। ये सारी बातें हमने वहां पे की है। एक बच्चा कहता है सर ऐसे कोविड से कई लोगों की डेथ हो गई थी, अब जो कोविड से लोग मर गए थे उनके मरने के बाद जो फैमिली वालों को पैसा मिला उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा वो भी एग्जम्प्ट कर देंगे। अब वो कब एग्जम्प्ट करेंगे? अगर एम्प्लॉई मरा, भाई साहब ओए इधर सोना है क्या? यहां पे हैं, सो गए के? आंखें बंद करके एकदम यूं यूं कर रहे, मेरे को लगा कि चलो भाई रिप्लाई कर रहा होगा, बच्चा एक ऐसे ही हो गया। हद वाली बात है यार, वैसे कोई मजे वाली बात तो नहीं है भाई। सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो, शाबाश मेरे पर, बिल्कुल सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के, कमर बिल्कुल सीधी। आप बुजुर्ग लग रहे हो मुझे, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने साल के हो गए, कमर टेढ़ी हो चुकी है आपकी। बिल्कुल सीधो के बैठो एक बार। हाँ अब मुझे आंसर दो, अगर किसी इंसान की डेथ हो गई, अगर मान लो डेथ हो गई एम्प्लॉय की, तो गवर्नमेंट ने कहा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जितना पैसा देगा फैमिली वालों को उसको सारा एग्जम्प्ट है, कोई लिमिट नहीं है। बट अगर एम्प्लॉय की डेथ नहीं हुई, अदर पर्सन की डेथ हुई और पैसा दिया किसी दूसरे पर्सन ने, तो 10 लाख रुपए तक एग्रीगेट अगर पैसा मिलेगा तो उसकी फैमिली के हाथ में एग्जम्प्ट है, नहीं तो टैक्सेबल है। और कमाल की बात देखो वो भी कब एग्जम्प्ट होगा? सबसे पहली कंडीशन, पैसा उसकी डेथ हुई हो कोविड पॉजिटिव आने के 6 महीने के अंदर, उसकी डेथ हुई हो कोविड पॉजिटिव होने के 6 महीने के अंदर, उसको पैसा जो मिला हो उसकी डेथ के 12 महीने के अंदर मिला हो। मतलब कोविड होने के 6 महीने के अंदर डेथ हो चुकी हो, इसके बीच में पैसा मिला हो, और जो पैसा मिला हो उसकी डेथ के 12 महीने के अंदर मिला हो। और फिर वही कोविड पॉजिटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसको डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो पैसा उसको मिला उसकी डिटेल उसने गवर्नमेंट को दे दी हो, डिपार्टमेंट को। कब तक दे दी हो? वही जब वो साल खत्म होगा उसके विद इन 9 मंथ और 31 दिसंबर 22 विच एवरेज लेटर। यहां तक अगर वो रिपोर्ट जमा करवा देगा तो मरने के बाद फैमिली वालों को जो पैसा मिलेगा वो भी हम क्या कर देंगे? एग्जम्प्ट कर देंगे। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो ये सारी बातें हमने डिटेल में अमेंडमेंट क्लास में डिस्कस कर ली थी, अगर आपको याद आ रहा हो। उसके बाद फिर अगली अमेंडमेंट जो हमने की है, अब ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप देख सकते हो दोबारा से। फिर अगली अमेंडमेंट जो हमने की, याद करो मैंने कहा था कि जो आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होती हैं, अब वर्चुअल डिजिटल एसेट मतलब क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी, आपके बिटकॉइंस हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो बिटकॉइन बेचेगा, हाँ जी, गवर्नमेंट ने कहा जो बिटकॉइन बेचेगा उसकी टैक्सेबिलिटी होगी सेलर के हाथ में। अब कैपिटल गेन मतलब प्रॉफिट कैसे निकालना है? तो जो सेल प्राइस होगा उसमें से सिर्फ परचेज कॉस्ट माइनस करेंगे, कोई भी खर्चा माइनस नहीं करेंगे। आपने कोई खर्चा किया, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉस्ट
मतलब जितने का तुमने बिटकॉइन लिया होगा बस वो माइनस करके जो तुम्हारे प्रॉफिट होंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे सेलर के हाथ में, फिर कोई डिडक्शन नहीं मिलनी। अगर तुम्हें बिटकॉइन बेचने पर लॉस हो रहा है, लॉस डेड लॉस है, उसका इनकम टैक्स में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहे हैं तो दूसरे हेड के लॉस को इस इनकम से तुम खत्म नहीं कर पाओगे, बस ये बात ध्यान। फिर अगला मैंने कहा था कि अगर सामने वाला बायर है, अगर बायर पेमेंट करेगा सेलर को तो वो टीडीएस काटेगा। टीडीएस काटेगा 1% से, कब काटेगा जी? अगर कंसीडरेशन जो है वो 10,000 से ज्यादा है। बट अगर वो इंडिविजुअल है, अगर वो इंडिविजुअल है या अगर वो एचईएफ है और उसकी टर्नओवर जो है लास्ट प्रीसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1 करोड़ है या अप टू 50 लाख है, उस केस में मतलब 1 करोड़ तक टर्नओवर है या 50 लाख तक टर्नओवर है प्रोफेशनल वाले केस में, तो उसकी 10,000 रुपए लिमिट जो होगी 50,000 रुपए की हो जाएगी, बस ये बात ध्यान दो। या वो बिजनेस कैरी नहीं कर रहा, और अगर बिजनेस कैरी कर रहा है, टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है या अप टू 50 लाख होगी, तो 10,000 रुपए की लिमिट कितनी हो जाएगी? 50,000 रुपए की, बस ये बात ध्यान दो। और आपको टीडीएस जमा जो करवाना पड़ेगा अगले महीने की 7 तारीख नहीं, अगले महीने की 30 तारीख को टीडीएस जमा करवाना है, ये बात ध्यान दो। ये सारी बातें हमने की थी। और एक पॉइंट मैंने और कहा था, इस केस में 10 की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सारी बातें हमने अमेंडमेंट क्लास में डिस्कस की थी, याद करो, लास्ट अमेंडमेंट क्लास जो हमारी इनकम टैक्स की थी। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट हमने की टीडीएस के लॉ में। अगला मैंने कहा था जी, याद करो, आपको मैंने कहा था एक सेक्शन था 194 IA, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और सामने वाली पार्टी कंसीडरेशन पे कर रही है, अगर कंसीडरेशन एक्चुअल वाला 50 लाख से ऊपर है तो पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना पड़ेगा। अब टीडीएस किस पे करता था? एक्चुअल सेल प्राइस पे। बट अब गवर्नमेंट कह रही है अगर कंसीडरेशन 50 लाख से ऊपर है तो टीडीएस काटेगा 1% से, किसका? एक्चुअल सेल प्राइस और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, विच एवरेज हायर जो वैल्यू होगी उसका टीडीएस कटेगा 1% से। ये अमेंडमेंट भी हमने वहां पे डिस्कस की थी। नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या निकल के आ रही है? नेक्स्ट अमेंडमेंट ये निकल के आ रही है, आपको मैंने कहा था कि अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में कोई भी डिफॉल्ट करेगा, भाई साहब बस मेरे बच्चे बस खत्म, कमाल कर दिया, 1 घंटे में निबेड़ डाली, 1 घंटे में निबेड़ डाली। बच्चा कह रहा आपने, मैंने नहीं, आपने भी नालायक को ऐसे मत बोलो, आपने, मेरे को क्या है, मैं तो 4 घंटे लगा देता। फिर तुम कहते सर 4 घंटे दोबारा क्यों लगा दिए? ये अमेंडमेंट क्लास मैंने दोबारा बोलूं, समझाने के लिए नहीं थी, ये बताने के लिए थी कि ये अमेंडमेंट आई है, आपके दिमाग में रिकॉल करवाने के लिए थी बस। ये इसका कोई मोटिव समझाना नहीं था, समझा तो मैं पहले ही चुका हूं सारी, दोबारा मैं क्यों समझाऊंगा। अब अगली अमेंडमेंट जो हमने की थी, उस अमेंडमेंट के अंदर कहा था कि अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में कोई भी डिफॉल्ट किया तो आपका टीडीएस कटेगा या टीसीएस कलेक्ट होगा, जितना भी सेक्शन में रेट होगा ट्वाइस, उसका ट्वाइस और 5% विच एवरेज हायर। तो यहाँ पे अमेंडमेंट बस ये निकल के आ रही थी कि पहले रिटर्न फाइल करने में 2 साल का डिफॉल्ट देखते थे, अब गवर्नमेंट कहती है अगर तुमने पिछले साल की रिटर्न भी, मतलब अगर तुमने 1 साल की रिटर्न भी अगर डिफॉल्ट किया होगा तो भी तुम्हारा टीडीएस जो कटेगा वो हाई रेट से कटेगा। ये अमेंडमेंट यहाँ पे निकल के आई थी। तो देखो यहाँ पे नया लो क्या निकल के आ रहा है, आपने टीडीएस की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की पिछले साल भी, और आपका टीडीएस टीसीएस जो है 50,000 से ऊपर का था, अगर आप इसमें डिफॉल्ट कर रहे हो तो टीडीएस या टीसीएस हायर रेट से होगा। हायर मतलब सेक्शन में जो दिया हुआ है उसका ट्वाइस और 5% विच एवरेज हायर। अगली फिर अमेंडमेंट जो हमने की थी 194R, एक नया सेक्शन आया था। अब 194R में क्या था, याद तो आपको मैंने कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है या अदर देन इंडिविजुअल एचएफ है, सामने वाले को बेनिफिट दे रहा है, परक्यूजिट दे रहा है, और उस बेनिफिट और परक्यूजिट या गिफ्ट की वैल्यू 20,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर उस गिफ्ट की वैल्यू, परक्यूजिट की वैल्यू 20,000 से ज्यादा है तो ये लोग जो होंगे उसका टीडीएस काटेंगे एट द रेट 10%। बट इंडिविजुअल एचएफ टीडीएस तब काटेगा अगर उसकी टर्नओवर पिछले साल की 1 करोड़ या अगर प्रोफेशनल वाला केस है तो 50 लाख से ऊपर होगी, तभी वो टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल एचएफ को छोड़ के अदर पर्सन जो होंगे वो हर केस में टीडीएस काटेंगे अगर बेनिफिट की वैल्यू 20,000 से ऊपर होती है, और पूरी वैल्यू का काटेंगे जी, एक्सेस नहीं, पूरी वैल्यू। इट मींस अगर बेनिफिट दिया और बेनिफिट की वैल्यू आ रही है 50,000 तो 50,000 का टीडीएस कटेगा एट द रेट 10% से। ये सारी बातें हमने वहां पे कंप्लीट की थी। और गिफ्ट चाहे मनी फॉर्म में हो चाहे नॉन मनी फॉर्म में हो, टीडीएस हर केस में कटेगा, बस ये बात ध्यान दो। अगली फिर एक अमेंडमेंट हमने छोटी सी की थी पीजीपी के चैप्टर में। अब पीजीपी के चैप्टर में 2 क्लैरिफिकेशन हमने की थी, याद आ रहा है कि अगर कोई खर्चा इलीगल है, अगर कोई खर्चा इलीगल है तो मैंने कहा था मेडिसिन शॉपकीपर वाले अगर डॉक्टर्स को फ्री बीस प्रोवाइड कर रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो उनके हाथ में खर्चा डिसअलाउड होगा, अलाउड नहीं करेंगे, और डॉक्टर के हाथ की भी इनकम मान के टैक्सेबल कर देंगे। ये अमेंडमेंट नंबर 1 थी। फिर अमेंडमेंट नंबर 2 क्या थी, इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे खर्चे पीएनएल में डिसअलाउड होते हैं, चाहे वो सेस हो, चाहे वो सरचार्ज हो, चाहे उसका इंटरेस्ट हो, चाहे उसकी पेनल्टी हो, उसको इनकम टैक्स में पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते। ये सारी अमेंडमेंट थी। स्वाहा। तो गिने चुने 50 मिनट लगे हैं
और सारी अमेंडमेंट जो हमने 10 क्लास में की थी सारी मैंने आपको बता दी है सुपर फास्ट तरीके से जी। उम्मीद करूंगा आपको मजा आया होगा। मजा आया तो बटन तोड़ देना, लाइक वाला बढ़िया तरीके से तोड़ देना। कमेंट मैं कह रहा हूं मजे आ जाए कमेंट पढ़ के कि वाकई कमाल हो गया, जो मेहनत आज मैंने की है अपनी फैमिली के लिए वो मेहनत सफल हो गई मेरी जी। ठीक है जी। अच्छा अब सारे बच्चे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए। बट प्रोफेशनल वाले बच्चे भी बैठे रहेंगे, 10 मिनट उनको मेरा और साथ देना है। 10 मिनट के बाद मैं उनको भी विदाई दे दूंगा। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से। अब सारे बच्चे प्रोफेशनल वाले बैठ जाएं और फटाफट से आ जाओ एग्जामिशन वाले चैप्टर पर। एग्जामिशन में मैंने कहा था काफी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं जी। एग्जामिशन में काफी सारे अमेंडमेंट्स आई हैं, तो फटाफट से आपको याद करवा दूं अमेंडमेंट्स कौन कौन सी निकल कर आई हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट नंबर 1 तो ये निकल के आ रही थी कि अब पोस्टल डिपार्टमेंट की सारी सर्विस गवर्नमेंट अब टैक्सेबल कर चुकी है, क्योंकि पहले कोई सर्विस एग्जामिशन में थी, अब गवर्नमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट की सारी सर्विस अब टैक्सेबल है, कुछ सर्विस को छोड़ के। याद आ रहा है? 4 सर्विस जो है अब वो एग्जाम्प्ट है, वो भी तब अगर जो एनवलप है उसका वेट अगर है वो 10 ग्राम से कम का है। याद करो आपको मैंने यहां पे बताया था जी 24C एक एंट्री 9 साइट हुई थी 24C में। यहां पे गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है, पोस्ट कार्ड हो गया, इनलैंड लेटर हो गया, बुक पोस्ट हो गया, ऑर्डिनरी पोस्ट हो गया, अगर एनवलप का वेट 10 ग्राम से कम का है अब वो सर्विस एग्जाम्प्ट है। इसको छोड़ के पोस्टल डिपार्टमेंट कोई भी सर्विस देगा ना, अब वो सारी की सारी सर्विस टैक्सेबल है। अब सिंपल सा रूल बस आपको याद करना है। ये आपकी अमेंडमेंट नंबर 1 थी एग्जामिशन वाले चैप्टर के अंदर। सेकंड अमेंडमेंट फिर आपने एग्जामिशन में की होगी, बोलो 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 बोलो। हाँ, सेकंड अमेंडमेंट जो निकल के आ रही है वो ये थी कि रहने वाला घर अगर रहने के लिए किराए पर दोगे रजिस्टर्ड पर्सन को, अब वो एग्जाम्प्ट नहीं है। अगर वो किराए पर दोगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अभी वो एग्जाम्प्ट होगा। ये आपकी सेकंड अमेंडमेंट निकल के आ रही है। अमेंडमेंट नंबर 3 में क्या निकल के आ रहा है? अमेंडमेंट नंबर 3 के अंदर मैंने कहा था कि अगर फ्लाइट आपकी यहां से चलती है या फ्लाइट यहां पे खत्म होती है तो वो एग्जाम्प्ट होता था। अब कहां से फ्लाइट चलती है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके जितनी भी नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स नॉर्मली होती हैं। बट यहां पे अब गवर्नमेंट ने कह दिया अगर इकोनॉमी क्लास है तब एग्जाम्प्ट होगा, अगर बिजनेस क्लास होगा अब ये टैक्सेबल है। आपको मैंने कहा था ना गवर्नमेंट भूखी हो चुकी है, गवर्नमेंट भेड़िया बन चुकी है, गवर्नमेंट कह रही खा के रहूंगी, टैक्स तो लेके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात ध्यान देना बस। तो गवर्नमेंट ने अब कह दिया कि भाई साहब इकोनॉमी क्लास अगर होगा तो एग्जाम्प्ट होगा, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट फिर अमेंडमेंट ये निकल के आ रही है कि आपको मैंने कहा था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल हो रही है और किसकी हो रही है? उसकी हो रही है ना, ए मंडे को डेट पे चले और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, तो वहां पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा था रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल। अब गवर्नमेंट ने कहा अब हटा दिया है। इट मींस अगर रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और रेलवे इक्विपमेंट या रेलवे मटेरियल की हो रही है अब वो एग्जाम्प्ट नहीं है, अब वो टैक्सेबल है। बस ये बात ध्यान दो, ये अमेंडमेंट आपकी निकल के आई थी। नेक्स्ट अमेंडमेंट याद करो हमने की थी कि अगर जीटीए के थ्रू आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो तो एक लिमिट थी ना वो 750 वाली और 1500 वाली, वो 750 1500 वाली जिसमें बहुत कंफ्यूज होते थे कि कहां 750 है कहां 1500 है। गवर्नमेंट ने कहा हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लिमिट ही खत्म कर दो, काम ही खत्म, क्लेश ही खत्म हो गया। मतलब अब सिर्फ गवर्नमेंट कह रही है अगर इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो एग्जाम्प्ट है, इनको छोड़ के किसी भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करोगे चाहे भाड़ा 200 रुपए हो, चाहे भाड़ा 100 रुपए हो, चाहे भाड़ा 2000 रुपए हो, अब हर केस में टैक्सेबल है, क्योंकि अब 750 और 1500 की लिमिट जो है वो डिलीट हो चुकी है। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या निकल के आ रही है? नेक्स्ट अमेंडमेंट ये निकल के आ रहा है कि अगर स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सीरियल्स की हो रही है, पल्सेस की हो रही है, फ्रूट्स की हो रही है एंड वेजिटेबल्स की हो रही है, अगर इनकी वेयरहाउसिंग होगी तो एग्जाम्प्ट होगा। इनको छोड़ के अगर किसी और की वेयरहाउसिंग करोगे या स्टोरेज करोगे अब वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। उसके बाद देखो फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट ये है सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयरहाउस। फ्यूमिगेशन मतलब आपको मैंने कहा था ना वो स्प्रे करते हैं, पेस्ट कंट्रोल हो गया, धुआं छोड़ते हैं कि मच्छर मुच्छर मर जाए, अगर वो सर्विस पहले थी तो पहले एग्जाम्प्ट थी, अब वो सर्विस क्या हो चुकी है? टैक्सेबल। अगला फिर निकल गया हेल्थ केयर की सर्विस। अब हेल्थ केयर की सर्विस हॉस्पिटल के अंदर मैंने कहा था कि अगर आप रूम लेते हो तो पहले रूम एग्जाम्प्ट होते थे क्योंकि रूम भी हेल्थ केयर की सर्विस में आते थे। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भाई साहब अगर रूम का रेंट 5000 पर डे से ज्यादा है तो फिर तुम पेशेंट थोड़ा हो यार, तुम तो भाई साहब आलीशान जिंदगी जीना चाह रहे हो। तो अगर रूम का रेंट 5000 पर डे से ज्यादा होगा तो वो होगा टैक्सेबल। बट अगर आईसीयू है, आईसीसीयू है, उसके बाद फिर सीसीयू है, एनआईसीयू है, इस केस में 5000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। जितना मर्जी इसका रेंट हो ये एग्जाम्प्ट है क्योंकि ये क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं। इसको छोड़कर नॉर्मल रूम की बात करेंगे तो 5000 की लिमिट अब यहां पे एप्लीकेबल हो चुकी है।
अगली अमेंडमेंट फिर आपकी वो चैरिटेबल ट्रस्ट वाले केस में है। अब मैंने कहा था कि अगर कोई सर्विस दे रहे ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, अब वो एग्जाम है, पहले भी एग्जाम था, सिर्फ लाइनिंग चेंज की है, बाकी इसके अंदर कोई मुद्दा नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो निकल कर आई है वही पोस्टल डिपार्टमेंट की वो चार्ज सर्विस, अगर एनवलप का वेट अगर 10 ग्राम से कम का तो एग्जाम है, ये अमेंडमेंट है। अगली अमेंडमेंट जो आई है, जो मैंने कहा था एग्जाम के अंदर भी बन सकती है, इस अमेंडमेंट को तो मैं बोलूंगा डिटेल में ही कर लेना। और इवन ये अमेंडमेंट क्यों, सारे अमेंडमेंट एग्जामिशन करवाने में आई थिंक मेरी 1.5 घंटे क्लास लगी है डिटेल में, और इस बार इतनी अमेंडमेंट एग्जामिशन के अंदर है कि कंफर्म आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा, उसको लाइटली मत लेना, वो डिटेल में कर लेना। जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 होगी प्लेलिस्ट के अंदर, वो आपको देखनी है, बस ये बात ध्यान दो। अब सुना ध्यान से, अब ये अमेंडमेंट क्या निकल कर आई है, मैंने कहा था कि टूर ऑपरेटर की सर्विस, पहले क्या था कि अगर टूर एक्सक्लूसिवली इंडिया से बाहर था तो एग्जम्प्ट होता। अब फॉरेन टूरिस्ट ने कहा जी हमें इंडिया में भी घूमना होता है, इंडिया से बाहर भी घूमना होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो अगर टूर आपका इंडिया में हो रहा है या इंडिया से बाहर हो रहा है, तो जितना टूर इंडिया में हो रहा है उतना पैसा आप टैक्सेबल कर देंगे, जो इंडिया से बाहर टूर हो रहा होगा वो क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको ये देखनी है कि टोटल खर्चा टूर ऑपरेटर ने कितना लिया, इंडिया वाले में कितना लिया, इंडिया के बाहर कितना लिया। अब जो इंडिया से बाहर वाला होगा वो एग्जम्प्ट है, इंडिया वाले का प्रोपोर्शनेट निकाल के अब क्या कर दोगे, टैक्सेबल कर दोगे। ये पॉइंट आपका यहां पे निकल के आ रहा है। उसके कुछ एग्जांपल भी थे जो हम अमेंडमेंट क्लास में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे फिर मैंने कहा था कि अगर नेशनल परमिट हो गया, आज जैसे ऑल इंडिया परमिट मिलता है, स्टेट का परमिट मिलता है, ट्रकों के ऊपर लिखा होता है नेशनल परमिट, उसकी फीस होती है। तो अगर नेशनल परमिट लेने के लिए कोई भी फीस आपने पे की है, उस फीस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट है, कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब भाई साहब आगे देखो गवर्नमेंट ने क्या कमाल कर दिया, गवर्नमेंट ने सारी की सारी एंट्री विड्रॉ कर दी है। अब जो ये एंट्री विड्रॉ हो चुकी है, इसका मतलब क्या है, अब गवर्नमेंट कहना चाह रही है भाई साहब ये सारी एंट्री अगर अब ये सर्विस दी जा रही है ना, तो अब ये सर्विस टैक्सेबल है। तो बहुत ध्यान से चेक करना कौन कौन सी एंट्री विड्रॉ हो चुकी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कंफर्म इसके अंदर बन जाएगा। अब ऐसा ना हो कि जिसने पुराना लॉ पढ़ा हो उसके अकॉर्डिंग वो एग्जम्प्ट होगा, बट अब वो टैक्सेबल हो चुके हैं जी। अब चेक करो कौन कौन सर्विस है। सबसे पहला याद आ रहा है वो गेस्ट हाउस वाले केस में, रेस्टोरेंट वाले केस में, वो होटल का रेंट अगर 1000 रुपए तक का हो तो एग्जम्प्ट करते थे, अब वो 1000 रुपए की लिमिट खत्म हो चुकी है। चैरिटेबल ट्रस्ट वाले केस में आज भी रूम रेंट की 1000 रुपए की लिमिट है, होटल वाले केस में, रेस्टोरेंट वाले केस में कोई 1000 रुपए की लिमिट नहीं है, अब वो टैक्सेबल हो चुका है। आगे अगर आरबीआई सर्विस देगा तो अब वो एग्जम्प्ट है। पहले आरबीआई की सर्विस होती थी वो टैक्सेबल होती थी, सॉरी एग्जम्प्ट होती थी, अब आरबीआई की सर्विस जो है वो टैक्सेबल हो चुकी है क्योंकि अब वो एग्जम्पशन से विड्रॉ कर ली है। आगा के कहने लग रहा, आगे कहने लग रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय द आईआरडी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर आईआरडीआई अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल हो चुकी है। फिर आगे सेबी अगर सर्विस दे रहा है टू प्रमोट और डेवलपमेंट टू रेगुलेट टू द सिक्योरिटी मार्केट, अगर उसके लिए कोई सर्विस दी जा रही है, पहले एग्जाम थी हमने क्लास में डिस्कस किया था, वो हो चुकी है टैक्सेबल। आगे फिर याद करो आपको मैंने कहा था कि जो आईएफआरसी है कौन है, इंडियन हाँ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब ये सर्विस क्या करती है, रेलवे वालों को सर्विस देती है, जो इनके बड़े बड़े कोचेस होते हैं उनको लीज पे देने की। अब वो सर्विस एग्जम्प्ट होती थी, अब वो सर्विस टैक्सेबल हो चुकी है। मतलब आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि इंडियन रेलवे धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने की सोच रही है। उसका पहला क्लू हमें मिल चुका है कि आईआरएफसी की सर्विस पहले एग्जम्प्ट होती थी, जो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं ट्रेनों के उसको लीज पे देती थी, अब वो हो चुकी है टैक्सेबल। आगे देखो जी, फिर जो मैंने कहा था कि हर अपना सामान के पीछे लिखा होता है FSAI का लाइसेंस मिलता है कि हाँ भाई ये गुड्स अप्रूव है, तो अब उसकी सर्विस भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्सेबल। उसके बाद जी GSTN, अगर कोई GSTN सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंप्लीमेंटेशन के लिए तो वो सर्विस अब क्या हो चुकी है, टैक्सेबल हो चुकी है। फ्यूमिगेशन, ये तो मैंने बोली थी, फ्यूमिगेशन की सर्विस अब क्या है, टैक्सेबल है। उसके बाद जी सर्विस बाय स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, स्लॉटरिंग मतलब काटना है, छी मतलब वो जो काटना, मार काटना, गंदे गंदे तरीके से काटते हैं, तो पहले वो सर्विस गवर्नमेंट एग्जम्प्ट की हुई थी, अब वो गवर्नमेंट ने कर दिया टैक्सेबल। उस पर कोड ब्लड बैंक हो गया। कोड ब्लड बैंक आपको मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे जो जब बेबी पैदा होता है तो मतलब जो मदर होती है वहाँ उसके कोड से कनेक्ट होता है, जिससे खाना ट्रांसफर होता है, तो वो कोड को प्रिजर्व करते हैं, उसको कोड ब्लड बैंक प्रिजर्व करते हैं। वो सर्विस पहले एग्जम्प्ट थी, वो सर्विस हो चुकी है टैक्सेबल। आगे फिर जो आपकी बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल के अंदर वेस्ट निकलता है, फॉर एग्जाम्पल आपके ग्लव्स हो गए, इंजेक्शन हो गया, कॉटन हो गया, मास्क हो गया, इसका ट्रीटमेंट जो होता था, इसकी ट्रीटमेंट की सर्विस पर पहले एग्जम्प्ट था, अब वो हो चुकी है टैक्सेबल। तो ये सारी सर्विस अब गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, टैक्सेबल कर दी है। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और क्लैरिफिकेशन थी। अगला फिर क्लैरिफिकेशन क्या निकल के आ रही है, अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भाई आंगनवाड़ी हो, याद करो एक तो मिड डे मील हो गया,
एक तो मिड डे मील जो स्कूलों के अंदर मिलती है, और इवन आंगनवाड़ी जो गांवों के अंदर होते हैं उसके अंदर भी अगर फूड फैसिलिटी मिल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट दे रही है चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट दे रही है, उसके अंदर जो फूड फैसिलिटी मिलती है वो भी एग्जम्प्ट है, उस पर भी हम कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि जो सड़कों की कंस्ट्रक्शन की सर्विस होती है वो टैक्सेबल है। जो टोल चार्जेस होते हैं, टोल चार्जेस एग्जम्प्ट होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन की गई है उसकी सर्विस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि टोल चार्जेस में कंस्ट्रक्शन का काम कवर नहीं होता, बस ये बात ध्यान दो। अगला फिर देखो टोल प्लाजा। अब टोल प्लाजा आपको मैंने कहा था कि जो आपका वो फास्ट टैग नहीं लगा होता तो डबल टोल टैक्स कटता है, या जो ओवरलोड व्हीकल होते हैं उनका डबल टोल टैक्स करता है, तो उसको टोल चार्जेस ही मानेंगे, उसको कोई अलग नाम से नहीं बुलाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा वो टोल चार्जेस ही है, चाहे वो एडिशनल है, नाम टोल चार्जेस ही है, उसको जीएसटी से एग्जम्प्ट करेंगे, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ये सारी बातें हमने वहां पे की थी, ठीक है। और फिर एक लास्ट अमेंडमेंट थी रिफंड वाले चैप्टर में। अब मैंने कहा था ये अमेंडमेंट नहीं है, मैंने अमेंडमेंट नहीं है, याद करो। मैंने कहा था कि जो आपका बैलेंस होता है क्रेडिट लेजर का, उसको रिफंड क्लेम करने का एक फॉर्मूला था, रूल नंबर 89 वाला, याद है आपको? जो टोटल टर्नओवर, मतलब यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, फिर हम करते थे मल्टीप्लाई कितना आईटीसी बनता है, फिर उतना आईटीसी को आप रिफंड क्लेम करते थे। तो गवर्नमेंट ने बस यही बोला है, फॉर्मूला सेम ही है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करोगे तो उस केस के अंदर भी जीरो रेटेड सप्लाई में कवर होगी, और सेम तरीके से आप उसका रिफंड क्लेम कर लोगे, जो ऑलरेडी हमने क्लास में ये किया हुआ है जी, ठीक है। तो फाइनली अब जाके अमेंडमेंट जो है हमारी सारी खत्म हो जाती है जी। तो प्रोफेशनल वाले बच्चे भी लाइक का बटन तोड़ दें, आपकी भी बस ये अमेंडमेंट है। अगर आप अपना सप्लीमेंट चेक करोगे उसमें भी कुछ देखने को आपको मिलेगा नहीं, उसमें बल्कि कुछ अमेंडमेंट कम है, हमने पूरी अमेंडमेंट कर ली है। बस यही अमेंडमेंट सही ढंग से कर लेना, आपकी सारी अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगी। और बस अब जाके इसको मैं ओके करता हूँ, ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच। होपफुली ये क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रही होगी। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी आपकी रिवीजन क्लास के अंदर, जो आपकी स्टार्ट हो रही है मंडे से, मतलब अपना शाम को 3 बजे। और बाकी जो प्रोफेशनल वाले बच्चे होंगे, सीएस प्रोफेशनल वाले, उनकी 2 अप्रैल से स्टार्ट होगी। और बाकी सीए सीएमए वाले बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन क्लास को मंडे से स्टार्ट हो रही है। मोस्ट वेलकम है आपका जी, आप आए, रिवीजन क्लास का मजा लें, आनंद की प्राप्ति होगी आपको, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। ओके री, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच। और लाइक और कमेंट करना भूल मत जाना, ठीक है, बाय बाय जी।